चैप्टर नंबर 5 में दे रखे हैं सेक्शन 35 से 62 तक के प्रोविजन, जो बेसिकली बात करते हैं अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट क्या होता है? तो बीएनएसएस में कहीं पर भी अरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही बीएनएस में, ना ही किसी अदर इनेक्टमेंट में। तो हमारा जो जुडिशियरी है उसने टाइम टू टाइम डिफाइन करा है अरेस्ट को, और क्या डिफाइन करा है वो भी हम केस वाला देखेंगे। पहले नॉर्मली जो अरेस्ट का मतलब होता है क्या? एप्रीहेंड करना, या कह लो रिस्ट्रेन करना, या कह लो डिप्राइव करना पर्सनल लिबर्टी से। एंड इन लीगल सेंस ये कह सकते हैं कि अरेस्ट का मतलब होता है कस्टडी में लेना किसी पर्सन को अंडर लीगल अथॉरिटी, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने कार्यवाही करनी है। अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है उसके अगेंस्ट हमने क्रिमिनल चार्ज लगाना है ताकि उसका वो फिर आंसर करे। कोई क्रिमिनल ऑफेंस उसने कमिट किया है तो उसको रोकना है, कहीं कोई क्रिमिनल ऑफेंस वो कमिट ना कर दे, अगर किया है तो फिर उसके अगेंस्ट उसको प्रोसिक्यूट किया जा सके। तो इन चीज़ों के लिए किया जाता है अरेस्ट। सेक्शन 43 में बता रखा है कि अरेस्ट कैसे किया जाता है, तो उससे थोड़ा और क्लियर होता है कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस वाले हैं या जो भी मतलब ऑथोराइज हैं टू अरेस्ट, क्या करते हैं? एक्चुअली जो पर्सन है उसके बॉडी को टच करते हैं, उसको कन्फाइन करते हैं, जब तक कि वो वॉलेंटरली, स्वेच्छा से क्या ना कर दे, बाय वर्ड या बाय एक्शन अपने आप को कस्टडी में ना दे दे। तो अरेस्ट का मतलब होता है एप्रीहेंशन ऑफ एक्यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर और सबमिशन ऑफ एक्यूज्ड टू द कस्टडी इंक्लूडिंग सरेंडर बिफोर द कोर्ट और सबमिशन टू द कोर्ट्स डायरेक्शन। ये कहा गया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार 2008 के केस में। अब जैसा कि जो अरेस्ट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है उससे उसको डिप्राइव करा जा रहा है। बट आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिला हुआ है? फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि क्या नहीं करेंगे, किसी पर्सन को उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं करेंगे। बट ये चीज़ करी जा सकती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर जो कि स्टेब्लिश किया गया है बाय द लॉ। और ये जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, ये टर्म कहाँ से लिया गया है, ये फ्रेज कहाँ से लिया गया है? जापान से। तो अगर प्रोसीजर जो लॉ ने स्टेब्लिश करा है उसके अकॉर्डिंग अरेस्ट होता है तो वो अरेस्ट लीगल होता है। वहीं अगर उसको सरपास करके अरेस्ट करा जाता है तो तब वो चीज इलीगल होती है और आपको राइट देती है रिट ऑफ हबियस कॉर्पस का। और सेक्शन 62 जो है इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अरेस्ट जो किया जाएगा वो किया जाएगा बीएनएसएस में जो तरीका बता रखा है, जो बीएनएसएस में अरेस्ट के रिगार्डिंग प्रावधान है या किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में जो प्रावधान है उनको फॉलो करते हुए, उनको कंप्लाई करते हुए। फिर वही बात है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, आपको राइट मिलेगा रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू करवाने का। अरेस्ट दो तरीकों से होता है। एक होता है अरेस्ट अंडर वारंट, जिसके लिए सेक्शन 72 से 83 तक दे रखे हैं। यहाँ पे 73 की जगह ना 72 कर लेना। देन 90 एंड 92 भी मतलब लगभग लगभग इससे रिलेटेड हैं। दूसरा होता है अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 35, 39, 40, 41, 142 सबसेक्शन 6, 170 सबसेक्शन 1 एंड 473 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 में हम ये प्रोविजन डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, जिसके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स। और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेज कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेज करना है? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको स्टडी को जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेज करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है।
अभी मैंने प्रोविजंस बताए, कौन कौन से प्रोविजन थे। सेक्शन 35, 39, 40, 41, 142 सबसेक्शन 6, 170 सबसेक्शन 1, 473 सबसेक्शन 3। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं, बट अलग से हम जो जानते हैं बीएनएसएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जी में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है, उससे क्या जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। उनको मजिस्ट्रेट के पास जाके वारंट इशू करवाने की जरूरत नहीं है, एंड इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आता है वो सेक्शन 35 से ही आता है। अगर पूछे डायरेक्टली कि कब पुलिस वाले विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, इस चीज के रिगार्डिंग किस सेक्शन में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सेक्शन 35। और भी जो सेक्शंस है वहां पर है ये प्रावधान कि विदाउट वारंट पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं, बट मेन जो हेडर बेस यहां से क्वेश्चन आता है उसका आंसर रहेगा सेक्शन 35। तो यहाँ पे पुलिस वालों के लिए कोई पर्टिकुलर रैंक नहीं मेंशन है, कोई भी पुलिस वाला कर सकता है विदाउट वारंट अरेस्ट, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर किसी भी पर्सन को। किस पर्सन को? उस पर्सन को जिसने कमिट करा है पुलिस वाले के सामने ही सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेकेंडली, उस पर्सन को जिस पर्सन के अगेंस्ट आरसी, सीआई या आरएस मिला है, क्या चीज है ये? रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या फिर रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है कि इस पर्सन ने किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स तक की, मैक्सिमम 7 ईयर तक की, और उससे कम कितनी भी हो सकती है। साथ ही जरूरी चीज ये है कि जो पुलिस वाला है ना, उसको रीजन टू बिलीव है ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन कि हाँ ये जो पर्सन है ये करा है ऑफेंस। और साथ ही ऑफिसर इन चीजों से सेटिस्फाई हो रहा है। किन चीजों से? कि अरेस्ट जरूरी है ताकि इस व्यक्ति को फर्दर ऑफेंस करने से रोका जा सके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी जा सके, और ये व्यक्ति टेम्परिंग ना कर सके, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, एविडेंसेस को डिसअपियर ना कर सके। और जरूरी है उस पर्सन को रोकना। क्या करने से रोकना? कि वो जो विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, उनको इंड्यूस, थ्रेट, प्रॉमिस करके डिसुएड ना करे। कि मतलब कल के दिन जो विटनेस है वो फिर आके गवाही नहीं दे रहे हैं कोर्ट में, उनको पैसा वैसा दे दिया या उनको धमका दिया, ठीक है, ऐसे ना करे। इसलिए उसको अरेस्ट करना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि उसकी जो कोर्ट में अपीयरेंस है उसको इंश्योर किया जा सके, क्योंकि अगर मान के चलो अरेस्ट नहीं किया तो ऐसा लगता है कि वो कोर्ट में आएगा ही नहीं, इसलिए अरेस्ट करके रख लो, जब कोर्ट बुलाएगी तब उठा के ले जा लेंगे। तो यहाँ पे जब पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है और ये रीजंस वगैरह जो भी हमने पढ़े ये एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? इन रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैंने इसलिए करा है अरेस्ट। वहीं अगर नहीं करता है अरेस्ट तब भी उसको राइटिंग में ये चीज देनी पड़ेगी कि क्यों नहीं करा अरेस्ट। इसीलिए जो आपका केस है ना, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में कहा गया था कि ये सेक्शन पुलिस वालों को पावर दे रहा है कि आप अरेस्ट कर सकते हो, और परिस्थितियां भी बता रखी हैं कि कब अरेस्ट कर सकते हो। तो ये पावर काफी नहीं है कि बस पावर मिल रखी है उठा लिया अरेस्ट कर लिया। पुलिस वालों को ना जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि आखिर अरेस्ट क्यों जरूरी था। यहाँ पर रूटीनली अरेस्ट नहीं करना है, अरेस्ट किया है तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, अरेस्ट किया है तो राइटिंग में रीजंस देने होंगे पुलिस वालों को। ये बात कही गई थी इस केस में, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये ध्यान रखना है केस। क्लोज सी ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ये एग्जिस्ट करती है कि उसने कमिट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा जिसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है 7 साल से ज्यादा के इम्प्रिजनमेंट की या डेथ सेंटेंस, ठीक है, और रीजन टू बिलीव है कि हाँ करा है उसने वो ऑफेंस, तो तब ऐसे पर्सन को भी विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 क्लोज सेकंड में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिफाइन किया गया है। क्या कह रहे हैं वहां पे? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है पहले थोड़ा टिपिकल लगती थी क्योंकि वहां पे इन्होंने सेक्शंस दे रखे थे, अब इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट से जो ऊपर वाले ऑफेंसेज हैं उनके लिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बातें वहां पे मेंशन है। तो यहाँ पे जो क्लोज डी है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर बीएनएसएस के तहत या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित अगर कर दिया जाता है
तो उसके लिए पूरी छूट है, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। क्लोज ये कह रहा है कि जो सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी है जिसके पोजेशन में पाई जाती है और उसके संबंध में रीजनेबल सस्पिशन यह है कि हाँ ऑफेंस हुआ है, तो तब जिसके पोजेशन में है, जो पोजेसर है, उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। क्लोज एफ ये कह रहा है जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त को पुलिस पकड़ने आई तो आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, पुलिस वालों को रोक रहे हो, उनको उनकी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हो, या फिर लॉफुल कस्टडी से अगर स्केप कर जाते हो या स्केप करने का अटेम्प्ट करते हो, तो तब यहां पर भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। क्लोज ये कह रहा है जो आर्म फोर्स ऑफ यूनियन के डिजर्टर होते हैं, भगोड़े होते हैं, भगोड़ा बोलते हैं ना उन्हें, तो ऐसा किसी के बारे में रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है कि हाँ ये यूनियन की आर्म फोर्स का डिजर्टर है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। क्लोज एच ये कह रहा है ऐसा पर्सन जिसके बारे में रीजनेबल सस्पिशन ये हो रहा है कि उसने कोई एक्ट किया है इंडिया के बाहर, ऐसा एक्ट जो कि अगर वो इंडिया में करता तो तब वो ऑफेंस के लिए लायबल होता। साथ ही जरूरी चीज है कि वो लायबल होना चाहिए फॉर एप्रीहेंशन और डिटेंशन अंडर एक्सट्राडिशन और अदर लॉस, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। क्लोज आई ये कहता है कि जो रिलीज कॉन्विक्ट होते हैं, जो अपनी सजा काट के रिलीज करे जाते हैं, उनके ऊपर सेक्शन 394 ऑफ बीएनएसएस में कोर्ट कुछ परिस्थितियों में कंडीशंस लगाती है कि मैक्स टू मैक्स 5 इयर्स तक आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जहां कहीं भी आप रहते हो, अपना रेजिडेंट अगर चेंज करते हो तो वो बताना पड़ेगा। और इस चीज के लिए ना सेक्शन 395 के सबसेक्शन 5 में स्टेट गवर्नमेंट रूल्स वगैरह बनाती है और रूल्स वगैरह बना के कंडीशंस वगैरह सब कुछ प्रेस्क्राइब करती है। तो वो चीजों को अगर ब्रीच करा जाए, उन रूल्स को अगर ब्रीच करा जाए, तो तब ऐसे पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए रिक्विजिशन जारी किया गया है किसी अदर पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वो रिक्विजिशन रिटर्न में हो सकता है, ओरल में हो सकता है, जिसमें उसने स्पेसिफाई करा है कि ये पर्सन है, इसने ऑफेंस करा है और इसको अरेस्ट करा जाए, और उसमें ये भी इंडिकेट करा है कि इस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, तो उस रिक्विजिशन के आधार पे क्या किया जा सकता है, विदाउट वारंट ऐसे पर्सन को जो कि रिक्विजिशन में स्पेसिफाई है अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। ओके, सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ध्यान ये रखना है कि हमने सेक्शन 35 में जो कुछ भी पढ़ा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है कब, जब ऑफेंस करा है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं किया जा सकता है अरेस्ट विदाउट वारंट और मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, बट कब किया जा सकता है, जब परिस्थिति होती है सेक्शन 39 में जो बता रखी है वो वाली। यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि सेक्शन 35 में अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 वाली, ये सीआरपीसी के सेक्शन 41 में हुआ करती थी। सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस में सेक्शन 3 से सबसेक्शन 6 तक जो आप पढ़ोगे वो सीआरपीसी के सेक्शन 41A में हुआ करता था, और सबसेक्शन 7 जो है सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस में ये न्यू है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सबसेक्शन 3 में सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सबसेक्शन 1 में अगर रिक्वायर नहीं है अरेस्ट किया जाना और पुलिस वाले को किसी पर्सन के बारे में रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या सस्पिशन हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और वो ऐसा है कि उसको सबसेक्शन 1 में अरेस्ट करना रिक्वायर नहीं है, तो तब ऐसे पर्सन का क्या किया जाए, ऐसे पर्सन को पुलिस भेजेगी नोटिस ऑफ अपीयरेंस, टाइम स्पेसिफाई करके, प्लेस स्पेसिफाई करके कि हमारे समक्ष आप आइए, पुलिस स्टेशन में आइए, ऐसे बुलाएगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि ये जो नोटिस ऑफ अपीयरेंस है, इसके लिए सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई 2025 के केस में कहा गया था कि ये नोटिस व्हाट्सएप के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू नहीं भेजा जाता है। क्यों नहीं भेजा जाता है? ताकि कोई फ्रॉड ना कर दे पुलिस वालों के नाम पे कि पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन बुलाया है, अगर नहीं आए तो फिर आपके अगेंस्ट कार्यवाही होगी, या फिर आप इस तरीके से बच सकते हो कि ऑनलाइन बेल कर दो अपनी, इतना पैसा दे दो, होते हैं ना ऐसे वाले ऑनलाइन स्कैम। इसीलिए ये चीज है कि इस तरह का जो नोटिस ऑफ अपीयरेंस है वो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बीएनएसएस में प्रिस्क्राइब मोड ऑफ सर्विस हैं वो ही लीगली वैलिड होते हैं फॉर द
सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ अपीयरेंस अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि जिस पर्सन को अपीयरेंस का नोटिस भेजा गया है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसका कंप्लाई करे। अगर कंप्लाई करता है और कंटिन्यूअसली करता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि जो ऑफिसर रीजंस रिकॉर्ड करके उसका अरेस्ट किया जाना जरूरी ना समझे। वहीं अगर वो व्यक्ति अपीयरेंस के नोटिस को कंप्लाई करने में फेल हो जाता है या फिर अनविलिंग है टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, तो तब पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकते हैं फॉर द ऑफेंस, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है तो उसके अधीन रहते हुए। ठीक है, अब ये जो नया सबसेक्शन 7 है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बताए हुए हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो कि अरेस्ट पर अप्लाई होंगे। ये कह रहे हैं कि अगर जो ऑफेंस है वो 3 साल से कम इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल है और जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो इन्फर्म है या 60 साल से ऊपर की एज का है, तो तब ऐसे सिचुएशन में अरेस्ट करना है अगर तो लेनी पड़ेगी प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर जो कि डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से ऊपर का होगा। आगे जो सेक्शंस दे रखे हैं इनमें भी जैसे कि मैंने पहले ही बताया विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये है क्या सेक्शन? सेक्शन 39 रीड विद सेक्शंस 2 सबसेक्शन 1 क्लोज हो। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। एंड सेक्शन 174 सबसेक्शन 3, यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बारे में काफ़ी सारी बातें मेंशन है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ है कि जब कोई पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस वाले के सामने करता है तो जनरली उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है विदाउट वारंट। बट यहाँ पर पुलिस वाले क्या करेंगे? उस पर्सन से पूछेंगे भाई तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है। अगर वो बताने से रिफ्यूज करे या फिर गलत बताए तो तब उसको किया जा सकता है विदाउट वारंट अरेस्ट। वरना चीज यही है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर अरेस्ट करना है सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट से वारंट इशू होगा तब करना अरेस्ट, ऐसे नहीं कर सकते हो। सेक्शन 142 सबसेक्शन 6 ये कहता है कि सेक्शन 142 सबसेक्शन 5 में जो कंडीशनल डिस्चार्ज दिया गया था किसी पर्सन को वो अगर कैंसिल हो जाता है तो ऐसे पर्सन को भी विदाउट वारंट कोर्ट अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 170 सबसेक्शन 1 में क्या है? यहाँ पर ये चीज़ है कि हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ते हैं, हमें मतलब पुलिस वालों को। तो क्या है सेक्शन 170 वाला प्रिवेंटिव मेजर? अगर कोई पर्सन डिजाइन वगैरह बना रहा है टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ताकि उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने से रोका जाए, और चीज भी ये है कि किसी और तरीके से उसको रोका नहीं जा सकता है, तो क्या कर सकते हैं? विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं ताकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ना कर पाए। सेक्शन 473 सबसेक्शन 3 BNSS का कहता है ये कि अगर किसी पर्सन की सेंटेंस को अगर कंडीशनली सस्पेंड या रेमिट करा गया था और वो व्यक्ति उन कंडीशन को ही फुलफिल करने में अगर फेल हो जाए तो तब गवर्नमेंट क्या करती है? उसके सस्पेंशन और रेमिशन के ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। जैसे ही कैंसिल करती है उसके बाद पुलिस ऑफिसर को पूरी छूट है ऐसे व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। अब यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट केस जो आपने ध्यान रखना है वो है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी ताकि जो अननेसेसरी अरेस्ट किया जाता है उसको रोका जा सके, अननेसेसरी डिटेंशन को अवॉइड करा जा सके। और जो आपका सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन होता है वो जिसमें क्रुएलिटी की पनिशमेंट दे रखी है? सेक्शन 85, 86 में तो डिफाइन है। तो जो सेक्शन 85 है उसका महिलाएं अक्सर क्या करती थी? मिसयूज करती थी, और करती ही हैं, है कि नहीं? कई ऐसे झूठे केसेस डाले जाते हैं कोर्ट में जिनको पढ़ के ही ना अपने आप ही समझ में आ जाता है कि इतना तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो ये पर्सन नहीं कर सकता, इसकी तो शक्ल से दिख रहा है कि इसने ऐसा किया होगा, अपनी वाइफ को इतना इस तरीके से मारा होगा, इसके छोटे भाई बहन इन्होंने भी मारा होगा, अरे ये भी लिखवा रखा है, ऐसे ऐसे लिखाया हुआ होता है ना, सबने पकड़ के खूब मारा। लाइक ऐसे बुढ़े पिताजी हैं जो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, उनका भी नाम लिखवा दिया जाता है कि ये तो बाल पकड़ पकड़ के मारता था, डंडे से मारता था। तो इस तरह से चीज़ें हो रही थी कि बहुत ही मिसयूज हो रहा था, एंड इवन अभी भी होता है। तो इस मिसयूज को सेक्शन 85 के रोकने के लिए भी
अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में गाइडलाइंस दी गई थी। तो क्या गाइडलाइंस थी? सेक्शन 85 में अगर केस दर्ज किया जाता है तो इट डजंट मीन कि सीधा जाके अरेस्ट कर लो। सेक्शन 35 में जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। एक चेकलिस्ट बनानी होगी पुलिस वालों को। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज बी सब क्लोज सेकंड में जो कंडीशंस मेंशन है उनकी, और उन चेकलिस्ट पे टिक मारना होगा कि हाँ ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ है, चलो ठीक है फिर उठा लो इसे। साथ ही रीजंस भी देने होंगे कि अगर एक्यूज पर्सन को उठाकर लाए हो, क्यों लाए हो, फिर उसको उठा के लेके जाना होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष, और जो मजिस्ट्रेट है फर्दर डिटेंशन ऐसे पर्सन का ऑथोराइज करने से पहले रिकॉर्ड करेगा उन रीजंस को जो पुलिस रिपोर्ट में दिए गए हैं। वहीं अगर जो पुलिस वाले हैं वो थोड़ा दरिया दिली दिखाते हैं, वो अरेस्ट नहीं करते हैं एक्यूज को, तो पुलिस वालों के ऊपर ये मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो 2 हफ्ते के अंदर इन्फॉर्म करेंगे इस चीज़ के बारे में मजिस्ट्रेट को। और ये 2 हफ्तों का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो विद रिकॉर्डेड रीजन एक्सटेंड भी कर सकता है, राइटिंग में रीजंस वगैरह देके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो नोटिस ऑफ अपीयरेंस सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 में जाता है, इसके लिए भी इस केस में कहा गया कि वो जिस दिन केस आपके पास आया उस दिन से 2 हफ्तों के अंदर चला गया होना चाहिए। और इस नोटिस के टाइम पीरियड को भी जो एसपी है वो विद रिटन रीजंस एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले ये जो गाइडलाइंस दी गई इनको कंप्लाई नहीं करते हैं तो इस चीज़ को माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज करते हैं तो तब हाई कोर्ट उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकता है। तो ये गाइडलाइंस दी गई थी अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। सेक्शन 36 जो बीएनएसएस में दे रखा है, ये होता था पहले सेक्शन 41B सीआरपीसी में, और जब इसको सेक्शन 41B के रूप में सीआरपीसी में ऐड किया गया था तो इसको ऐड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल गाइडलाइंस। ओके, अब वो गाइडलाइंस क्या थी वो भी हम बाद में देखेंगे, अभी हम सेक्शन 36 की बात करते हैं। सेक्शन 36 की हेडिंग है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो आप इसको ना सेक्शन नंबर 43 के साथ कंफ्यूज मत करना, वहां पर बता रखा है कि हाउ अरेस्ट टू बी मेड, अरेस्ट कैसे किया जाएगा। सेक्शन 36 में दे रखा है अरेस्ट का प्रोसीजर और जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है उनकी कुछ ड्यूटीज। तो क्या है ये चीज? ये चीज ये है कि हर एक पुलिस ऑफिसर जब वो अरेस्ट कर रहा है तब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको साथ में लेके जाना होगा एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, जिससे कि पता चल सके कि ये है कौन, ये पुलिस वाला है। ओके, और जब वो अरेस्ट करेगा उस दौरान वो बनाएगा एक मेमो, जिस मेमो के ऊपर कम से कम एक विटनेस अटेस्टेशन करेगा, और वो विटनेस हो सकता है अरेस्टेड पर्सन का कोई फैमिली मेंबर, और अगर अरेस्टेड पर्सन का कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो जिस जगह पर जिस लोकेलिटी में अरेस्ट हुआ है उस लोकेलिटी का कोई रेस्पेक्टेबल मेंबर। फिर उस मेमो के ऊपर काउंटर साइन करे जाएंगे, किसके द्वारा? अरेस्टेड पर्सन के द्वारा। इसके साथ साथ अरेस्टिंग अथॉरिटी जो है उनकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर जो अटेस्टेशन है अरेस्ट मेमो का उस पे उसके फैमिली मेंबर ने अटेस्टेशन नहीं किया है तो तब अरेस्टेड पर्सन को ये इन्फॉर्म करेंगे कि अरेस्टेड पर्सन को राइट है, क्या राइट है, कि वो अपने अरेस्ट के बारे में अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या किसी अदर पर्सन को, जो भी मतलब उसको लग रहा है सही, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो बता सकता है कि मेरा अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, और ये राइट उसको मिलता है सेक्शन 48 में भी। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन 36। अब सेक्शन 37 जो है बीएनएसएस का, जैसे कि ये सीआरपीसी में जब होता था सेक्शन 41C तो उसमें कुछ लिमिटेड चीजें ही थी, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी गई हैं। तो मेन फोकस अभी सेक्शन 37 बीएनएसएस पे रहेगा, जो कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करता है। सबसे पहले ये स्टेट गवर्नमेंट पे ये ड्यूटी डालता है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी पुलिस कंट्रोल रूम हर एक डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पर भी। साथ ही एक ऐसा पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंड पुलिस स्टेशन में जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होगा। इसको ना हाईलाइट कर लेना, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी?
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जो भी अरेस्ट किए जा रहे पर्सन्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन करेगा, और जिस भी ऑफेंस के लिए उनको चार्ज किया गया है उस ऑफेंस का नेचर क्या है ये भी रिकॉर्ड करेगा, और साथ ही ये इंश्योर करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसने रिकॉर्ड करी है, मेंटेन करी है, इसको ये प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करे। कहाँ पर? हर एक पुलिस स्टेशन में एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, और ये चीज वो डिजिटल मोड में भी करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है। सेक्शन 38 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 41D। तो सेक्शन 38 बीएनएसएस का क्या कहता है? ये कहता है जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और उसको पुलिस वाले इंटेरोगेट कर रहे हैं तो वो एंटाइटल होगा, उसको राइट होगा कि वो अपनी चॉइस के एडवोकेट से ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन मिल सकता है, बट ये राइट उसका पूरे इंटेरोगेशन के दौरान उसको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंटेरोगेशन पुलिस कर रही है और पूरे टाइम उसने अपने साथ वकील को बिठा के रखा हुआ है। ओके, जैसा कि जो साउथ कोरिया के ड्रामाज होते हैं ना, उसमें देखने को मिलता है कि पुलिस वाला इंटेरोगेट कर रहा है और सामने जो अरेस्टेड पर्सन है वो अपने वकील के साथ बैठा हुआ है पूरे इंटेरोगेशन के दौरान। ऐसे हमारे इंडिया में नहीं होता है। बीएनएसएस में सेक्शन 39 जो दे रखा है ये होता था पहले सीआरपीसी में सेक्शन 42, तो इसको लिख लेना। सेक्शन 39 बीएनएसएस का ये बताता है कि जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 35 का सेकंड सबसेक्शन था, उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं करना है, लेकिन अगर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है पर्सन पुलिस वाले के सामने, फिर पुलिस वाले ने उससे बोला भाई तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है तू, अगर वो रिफ्यूज कर दे बताने से या फिर गलत बताए, जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर को ये रीजन टू बिलीव है कि इसने जो नाम पता बताया है वो गलत है, तो तब ताकि उसका नाम पता चल सके, पुलिस वाला क्या कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जैसे ही उसका नाम और पता चल जाए तो तब उसको फिर रिलीज कैसे करेंगे? ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, उसको अब रिलीज करेंगे बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के, ताकि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष बुलाया जाए वो आ जाए। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बेल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है पर्सनल बॉन्ड, बेल बॉन्ड का मतलब होता है विद श्योरिटी वाला। तो यहाँ पे आगे प्रोवाइजो में ये कह रहे हैं कि अगर वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो तब क्या करवाएंगे, उससे बेल बॉन्ड करवाएंगे एग्जीक्यूट, यानी कि उसको रिलीज करेंगे, ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के जिसके साथ श्योरिटी ली जाएंगी, और जो श्योरिटी ली जाएंगी एक या एक से ज्यादा वो होनी चाहिए इंडिया का रेजिडेंट, इंडिया के रेजिडेंट। ओके, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जिस एरिया में उसको अरेस्ट करा उस एरिया के रेजिडेंट से, उस एरिया में रहने वाले किसी पर्टिकुलर पर्सन से, इसमें इंडिया के रेजिडेंट को इसलिए लिखा है मतलब जिससे हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करा रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि उसका कोई जानकार उस एरिया में रहता हो, इसलिए ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी कोई रहता है उसका जानकार, उसको वो जमानती बनवा सकता है अपना। अगर मतलब उसका नाम नहीं पता चल पाए तो तब क्या होगा, उसका नाम पता अगर नहीं पता चल पाता है 24 घंटों के अंदर जब से उसको अरेस्ट करा तब से, या फिर वो पर्सन बॉन्ड और बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाता है, या जितने श्योरिटी मांगे गए थे उतने श्योरिटी लाने में फेल हो जाता है, तो तब उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, अपने पास नहीं रखना है पुलिस वालों ने, उस पर्सन को फॉरवर्ड करना पड़ेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जिसको जुरिस्डिक्शन है मामले का। सेक्शन 40 बीएनएसएस का जो है ये होता था सीआरपीसी में सेक्शन 43। सेक्शन 40 ऑफ बीएनएसएस से ये क्वेश्चन आता है कि किन परिस्थितियों में एक प्राइवेट पर्सन को भी अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने की, और अगर करता है अरेस्ट तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीजें सेक्शन 40 में बता रखी हैं। तो सेक्शन 40 में सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेट पर्सन यानी कि मैं आप, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं या किसी और से करवा सकते हैं किसी पर्सन को अरेस्ट। कैसे पर्सन को? ऐसे पर्सन को जिसने कमिट कर दिया है नॉन बेलेबल प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे सामने, या फिर जो की है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और जैसे ही अरेस्ट करवा लिया गया है, हमने खुद कराया अरेस्ट या हमने किसी और से करवाया है, क्या करना पड़ेगा, अरेस्ट किए गए पर्सन को बिना अननेसेसरी डिले के एंड इवन विद इन 6 आवर ऑफ द अरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये न्यूली ऐड करी गई है, अरेस्ट किए जाने से 6 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को ले जाके देना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर के पास। अगर कोई पुलिस ऑफिसर उस टाइम पे वहां पर मौजूद नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाके उसको देना पड़ेगा। फिर जो पुलिस ऑफिसर है अगर उसको ये रीजन टू बिलीव होता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करके लाके मेरे पास दिया गया है
वो पर्सन है ऐसा पर्सन जो कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में जो बता रखी है परिस्थितियां जिनमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, अगर वो वाला पर्सन है तो तब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको ले लेगा कस्टडी में। पहले इस टर्म की जगह लिखा होता था री अरेस्ट हिम ऐसे करके, अब इन्होंने लिखा है उसको ले लेगा अपनी कस्टडी में। ये चीज ध्यान रखनी है अच्छे से। लेकिन अगर ऐसा है कि पुलिस वाले को ये रीजन टू बिलीव होता है कि ये पर्सन तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर क्या करेगा पुलिस वाला, उससे उसका नाम पता पूछेगा। अगर वो नाम पता बताने से रिफ्यूज करता है या गलत बता दे तो तब सेक्शन 39 में जो प्रक्रिया है उसको फिर पुलिस वाला फॉलो करेगा। वही अगर कोई सफिशिएंट रीजन ही नहीं है ये बिलीव करने का कि उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है तो तब इमीडिएटली उसको वो रिलीज कर देगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 40 बीएनएसएस का। सेक्शन 41 बीएनएसएस में जो दे रखा है ये पहले होता था सीआरपीसी में सेक्शन 44। तो अभी जो सेक्शन 41 है बीएनएसएस का ये बात करता है कि किन परिस्थितियों में जो मजिस्ट्रेट है चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो बट विद इन हिज लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो कब कर सकता है, तो सबसे पहली चीज ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ऑफेंडर है। क्यों ऑफेंडर है, क्योंकि उसने कमिट किया है मजिस्ट्रेट के सामने ही सामने कोई ऑफेंस, तो तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, खुद अरेस्ट कर सकता है उसको या फिर उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है और फिर उसको वो कमिट कर सकता है कस्टडी में, बेल के जो प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है। दूसरी चीज कह रहे हैं एट एनी टाइम जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट किया जाना किसका, उसकी प्रेजेंस में जो कोई पर्सन ऐसा है जिसके लिए मजिस्ट्रेट अरेस्ट करवाने का वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है एट दैट टाइम। तो क्यों मतलब अलग से अरेस्ट वारंट इशू करके उसको अरेस्ट करवा के मंगवाना, जब वो सामने ही सामने है तो तभी कर लो अरेस्ट डायरेक्टली। पहले तो मतलब सामने सामने ऑफेंस कमिट कर दिया तब अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू करना है वो व्यक्ति उसी टाइम मजिस्ट्रेट के सामने सामने है तो फिर वारंट क्यों इशू करना, सीधे अरेस्ट कर लो या अरेस्ट करवा लो। ओके, तो ये चीज है सेक्शन 41 में। ध्यान रखना कि जो मजिस्ट्रेट है वो एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है और वो अरेस्ट करेगा अपने लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में ही। ठीक है। सेक्शन 42 बीएनएसएस का, ये सीआरपीसी में होता था सेक्शन 45। तो ये बीएनएसएस का सेक्शन 42 क्या कहता है, ये कहता है कि जो आर्म फोर्सेस के मेंबर होते हैं उनको अगर अरेस्ट करना है तो उनको कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है। क्या प्रोटेक्शन दिया गया है कि जो यूनियन की आर्म फोर्स के मेंबर होते हैं उनको किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कि उन्होंने किया है या जो कि ये प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा किया गया है, तब जब ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे थे उस दौरान, तो किसी ऐसे एक्ट के लिए इनको अगर अरेस्ट करना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसिल लेनी पड़ेगी। वहीं अगर ये लगे हुए थे कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर स्टेट में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो तब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट की कंसिल लेनी पड़ेगी। और इस चीज के लिए ना स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके क्या कर सकती है, उन लोगों के ऊपर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 का प्रोटेक्शन एक्सटेंड कर सकती है जो कि उसके वहां पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये हो गया सेक्शन 42। इससे ना क्वेश्चन आता है कि अगर यूनियन कि आर्म फोर्सेस के जो मेंबर है उनको अगर अरेस्ट करना है तो किसकी कंसिल लेनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और कब स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी ये हमने सब सेक्शन 2 में देख लिया। सेक्शन नंबर 43 बीएनएसएस का बताता है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। पहले ये होता था सीआरपीसी में सेक्शन 46। अब इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी जो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 46 में नहीं होती थी। तो ये बीएनएसएस का सेक्शन 43 सबसे पहले ये कहता है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, कोई पुलिस वाला कर रहा है या कोई और कर रहा है, तो जिसको कर रहे हैं अरेस्ट एक्चुअल में क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, उसकी बॉडी को कन्फाइन करेंगे जब तक कि वो बाय वर्ड्स और एक्शन खुद को कस्टडी में सबमिट ना कर दे। जैसे कि मूवी में देखते हैं ना, बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, तो फिर वो एकदम हाथ खड़े कर देते हैं और फिर जाने लग जाते हैं, जैसे पुलिस वाले बोल रहे थे उनके अकॉर्डिंग गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कि उन्होंने बाय वर्ड और बाय एक्शन अपने आप को कस्टडी में दे दिया है, तो अब उनको टच करने की जरूरत नहीं है। ओके। इसके अलावा जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो महिलाओं को दे रहा है कुछ सेफगार्ड, जो महिला अरेस्टी है उसको, क्या कि जब तक कि जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत नजर ना आए तब तक, अगर जो महिला है उसने अगर ओरली इंटीमेट कर दिया है
तो इससे प्रिज्यूम कर लेंगे कि हाँ उसने खुद को कस्टडी में दे दिया है। दूसरी चीज कह रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है कि जब तक जो सर्कमस्टांसेस हैं वो रिक्वायर ना करे, या फिर जब तक कि जो अरेस्ट करने वाली पुलिस ऑफिसर है वो फीमेल ना हो, तब तक एक पुलिस ऑफिसर महिला की बॉडी को अरेस्ट करने के पर्पज से टच नहीं करेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास केस आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर 2004 का। इस केस में ये बात हेल्ड की जाती है कि अगर लेडी कांस्टेबल अवेलेबल नहीं है और अरेस्ट करने के लिए डिले नहीं किया जा सकता है कि मतलब पहले लेडी कांस्टेबल को लेकर आओ, ऐसा नहीं किया जा सकता, इससे ऐसा डिले हो जाएगा जिससे कि फिर अरेस्ट करना क्या पता पॉसिबल ना हो पाए। तो इसलिए एक मेल पुलिस ऑफिसर आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इवन विदाउट अ लेडी कांस्टेबल एक महिला को अरेस्ट कर सकता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है अगर वो फोर्सिबली रेजिस्ट करता है या फिर अटैम्प्ट करता है अरेस्ट से बचने का, तो तब पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन जो भी जरूरी है वो सारे नेसेसरी मींस का इस्तेमाल कर सकते हैं अरेस्ट को इफेक्टिव करने के लिए, ताकि अरेस्ट उस पर्सन का हो पाए। इसके साथ साथ सबसेक्शन 4 ध्यान रखना है, जो कि ये कहता है कि जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि सारे तरीके आजमा सकता है जो भी मतलब जरूरी है अरेस्ट को करने के लिए, बट जब तक जो अरेस्ट किया जाने वाला व्यक्ति है उसने किया ना हो वो ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट है, तब तक अरेस्ट करने के पर्पज से एक्यूज की डेथ कॉज नहीं करी जाएगी। सबसेक्शन 3 न्यू है यहाँ पे, जो कि ये बता रहा है कि कब हथकड़ी लगानी है। तो ये कह रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो हैंडकफ्स यूज कर सकता है, किस चीज को ध्यान में रखते हुए, ऑफेंस के नेचर एंड ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए, वो भी जब वो अरेस्ट किया है या फिर कह लो ले जा रहा है कोर्ट के समक्ष उस पर्सन को। कैसे पर्सन को? ऐसे पर्सन को जो कि है हैबिचुअल ऑफेंडर या फिर रिपीट ऑफेंडर, या फिर जो कि कस्टडी से भाग गया था, या जो कमिट किया है कौन सा ऑफेंस? ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट अटैक, ड्रग रिलेटेड क्राइम, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स और एम्यूनिशन, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स और करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि जो वुमेन होती है ना उनको सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं करना है, सिर्फ तब कर सकते हैं जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो वुमेन पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर दी है, वो सबमिट कर दी है रिटर्न रिपोर्ट, किसके पास? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास, जिसको जुरिस्डिक्शन है उस ऑफेंस से डील करने का जो कि कमिट किया गया है या जिसके लिए अरेस्ट किया जा रहा है। तो मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन लेने के लिए रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, रिटर्न रिपोर्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर को। उसी के बाद एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो क्या कर सकते हैं, एक महिला को सनसेट के बाद सनराइज से पहले अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 43 होता है कंप्लीट। बीएनएसएस का सेक्शन 44 जो कि सीआरपीसी में हुआ करता था सेक्शन 47, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर जैसे कि हमको अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट अथॉरिटी मिल रखी है किसी को अरेस्ट करने की, या फिर जो पुलिस ऑफिसर है, जैसे कि अभी तक हम पढ़कर आए ना कब कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं, तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी को अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, तो चीज़ यह है कि हमें या किसी पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने की, तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि बीइंग अरेस्टिंग अथॉरिटी जो हम हैं, हमारे पास सेक्शन 44 में क्या पावर है? ये पावर है अगर ये हमें विश्वास हो रहा है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो किसी जगह पर है, तो हम उस जगह की क्या कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। और जो उस जगह का रेजिडेंट है या इंचार्ज है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ पे हमें फ्री इंग्रेस देगा, फ्री एंट्री देगा, और जो भी मतलब तलाशी करने के लिए उस जगह पे हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, रीजनेबल फैसिलिटीज़, वो सारी रीजनेबल फैसिलिटीज़ वो हमें देगा। लेकिन अगर वो एंट्री नहीं करने देता है तो तब क्या करेंगे हम? तो अंडर अ वारंट, जैसे कि हमें अथॉरिटी मिली हुई है अरेस्ट करने की, तो तब, या फिर जो पुलिस ऑफिसर हैं जो कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं, तो तब ये सिचुएशन है कि अगर वो वारंट इशू करवाने जाएंगे तो फिर बेफालतू में टाइम वेस्ट होगा और इस वजह से जो पर्सन को अरेस्ट करना चाह रहे हैं वो भाग जाएगा। तो तब इन दैट सिचुएशन जो भी अरेस्टिंग अथॉरिटी है उनको ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी और अपना पर्पस नोटिफाई करके और एडमिटेंस का डिमांड करके, जो कि फिर अगर नहीं दिया जाए तब क्या कर सकते हैं,
जबरदस्ती उस जगह पर एंटर हो सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो उस जगह का कोई बाहरी या अंदर का दरवाजा या कोई विंडो वगैरह तोड़ भी सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि वो जगह जो है वो अरेस्टेड पर्सन को बिलोंग करती है या नहीं। एंट्री लेने के पर्पज से बाहर का दरवाजा, अंदर का दरवाजा, कोई विंडो वगैरह तोड़ भी सकते हैं। वहीं अगर वो जगह जो है वो है इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फीमेल, ऐसी फीमेल के द्वारा उस जगह को ऑक्यूपाई किया गया हुआ है जो कि पब्लिकली अपियर नहीं होती है और जिसको अरेस्ट करने नहीं गए हुए हैं। ड्यू टू हर कस्टम वो पब्लिकली अपियर नहीं होती है, वो पर्दा नशी महिला है, घूंघट में रहने वाली महिलाएं जैसे होती हैं, बुरखे में रहने वाली महिलाएं जैसे होती हैं, तो वो पब्लिकली अपियर नहीं होती है और उसको अरेस्ट करने भी नहीं गए हैं, किसी और को करने गए हैं अरेस्ट। जिस अपार्टमेंट में हम तलाशी ले रहे हैं वो अपार्टमेंट उसकी ऑक्यूपेंसी में है, तो तब जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उस फीमेल को बोलेंगे कि आपको पूरा राइट है यहाँ से साइड होने का, और ये नोटिफाई करने के बाद उसको रीजनेबल फैसिलिटीज भी देंगे ताकि वो आराम से वहां से साइड हो जाए। उसी के बाद वहां पर वो एंट्री लेंगे और उसी के बाद वो फिर जो दरवाजा तोड़ने की जरूरत पड़ रही है वो दरवाजा तोड़ सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है वो जैसे कि लॉफुली किसी जगह पर एंटर हुई थी अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उनको अगर डिटेन कर लिया जाता है अनलॉफुली, तो तब वो अपने आप को या अगर किसी और पर्सन के साथ ऐसा किया गया है तो उसको वहां से लिबरेट करने के लिए, आजाद करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी आउटर डोर, इनर डोर और विंडो वगैरह तोड़ सकते हैं उस जगह का। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 44। सेक्शन 45 BNSS का ये कहता है कि विदाउट वारंट किसी पर्सन को कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के पर्पस से जिसको वो अरेस्ट करने के लिए ऑथोराइज है, इंडिया में किसी भी जगह पर उसका वो पीछा कर सकता है। सेक्शन 46 BNSS का कह रहा है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उस पर्सन को अननेसेसरली रिस्ट्रेन नहीं करना है कि बिल्कुल उसको जकड़ के रख लिया। जितना जरूरी है उसके स्केप को प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ उतना ही रिस्ट्रेन करना है। तो ये जो सेक्शन 45 है BNSS का, ये CRPC में होता था सेक्शन 48। सेक्शन 46 BNSS का CRPC में होता था सेक्शन 49। सेक्शन 47 BNSS का कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लोज 1 पर आधारित है। तो ये क्या कह रहा है, सेक्शन 47 BNSS का जो कि CRPC में होता था सेक्शन 50, ये कह रहा है पहली चीज कि हर एक पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहा है किसी को विदाउट वारंट, उनकी क्या ड्यूटी बनती है, उनकी ड्यूटी ये बनती है पहली कि वो क्या करें, इमीडिएटली अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करें। क्या चीज, उस ऑफेंस के फुल पर्टिकुलर्स जिसके लिए उसको किया जा रहा है अरेस्ट और किन ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी ड्यूटी उनकी ये बनती है कि अगर जिसको वो अरेस्ट कर रहे हैं वो किसी नॉन बिलेबल ऑफेंस का एक्यूज नहीं है तो उसको वो इन्फॉर्म करेंगे कि तुम्हें राइट है बेल पर रिलीज होने का और तुम बेल पर रिलीज होने के लिए जो भी जमानती जरूरी हैं वो अरेंज कर सकते हो। तो अगर सेक्शन 47 में जो अरेस्टिंग अथॉरिटी की ड्यूटी बन रही है उस ड्यूटी का वो कंप्लायंस नहीं करते हैं, तब ये माना जाएगा कि उन्होंने जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उस पर्सन के अंडर आर्टिकल 22 क्लोज 1 फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया है, और इस तरह से जो अरेस्ट है वो इलीगल हो जाएगा और राइट मिलेगा अरेस्टेड पर्सन को रिट ऑफ हबियस कॉर्पस इशू करवाने का। ये बात कही गई थी विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2025 के केस में। सेक्शन 48 ऑफ BNSS ऑब्लिगेशन की बात करता है। किस ऑब्लिगेशन की, कि जो अरेस्टिंग अथॉरिटी हैं उनकी ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इन्फॉर्म करे अरेस्टेड पर्सन के अरेस्ट के बारे में, किसको, उसके रिलेटिव को, उसके फ्रेंड को, जो भी नाम उसने दिया है उस पर्सन को। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हर एक पुलिस ऑफिसर और हर एक वो पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहा है BNSS के तहत, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा अरेस्टेड पर्सन के अरेस्ट के बारे में और इस बारे में कि उस अरेस्टेड पर्सन को आखिर कहाँ ले जाया गया है। किसको इन्फॉर्म करेगा, अरेस्टेड पर्सन के रिलेटिव को, फ्रेंड को, या जो भी पर्सन का नाम अरेस्टेड पर्सन ने दिया है कि इसको बता देना, उसको बताएगा। साथ ही ये चीज नोटिफाई करेगा डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको अरेस्ट की डिटेल वगैरह नोटिफाई करेगा। कौन से डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, जिनकी बात करी है हमने सेक्शन 37 ऑफ BNSS में। और अरेस्टेड पर्सन का ये जो राइट है, इस राइट के बारे में
जैसे ही उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि वो उसको बताएं कि तुम्हारा ये राइट है। और अरेस्टिंग अथॉरिटी की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर दिया है। इस चीज की ये एंट्री भी करेंगे उस बुक में जो कि पुलिस स्टेशन में उस फॉर्म में, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, रखी होती है, जिसको बोलते हैं रोजनामचा, जिसमें वो ये मेंशन भी करेंगे कि किस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट के बारे में इन्होंने इन्फॉर्म करा है। उस पर्सन की आइडेंटिटी वगैरह भी रिकॉर्ड में ये रखेंगे। फिर मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी बनती है ये देखना कि सबसेक्शन 2 में एंड सबसेक्शन 3 में जो चीज़ें करने के लिए बोला गया है अरेस्टिंग अथॉरिटी को, उन्होंने उस चीज़ का कंप्लायंस किया है या नहीं। मजिस्ट्रेट ये चीज़ कब वेरीफाई करेगा? ये तब वेरीफाई करेगा जब मजिस्ट्रेट के पास अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाता है। बीएनएसएस का सेक्शन 49 सीआरपीसी में होता था सेक्शन 51। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया है क्या उसकी तलाशी ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि अरेस्ट करने वाला जो है, अगर वो पुलिस ऑफिसर है तो वो तो ले सकता है तलाशी। अगर अरेस्ट करने वाला कोई प्राइवेट पर्सन है तो वो नहीं ले सकता है तलाशी। वो जिस पुलिस ऑफिसर को ले जाकर दिया है फिर वो पुलिस ऑफिसर ले सकता है तलाशी। क्रक्स इसका सबसेक्शन 1 का यही है। और क्या है क्रक्स इसका? क्रक्स इसका ये है कि कुल मिला के बात यह है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, चाहे पुलिस वाले ने करा है अंडर वारंट, चाहे पुलिस वाले ने विदाउट वारंट करा है, चाहे किसी प्राइवेट पर्सन ने करा है अंडर वारंट, क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि उसको बेल पर नहीं छोड़ा गया है, बेल नहीं मिली है। वो ऐसा भी हो सकता है कि उसको बेल अलाउ ही ना करी गई हो उस वारंट में जो पुलिस वालों को दिया है अरेस्ट करने के लिए, तो तब बेल नहीं मिली। या फिर बेल अलाउ करी गई थी, बेलेबल वारंट इशू करके दिया था, बट जो पर्सन था वो बेल नहीं लिया। ठीक है, बेल लेने में वो असमर्थ रहा। दूसरा तो ये कह रहे हैं पुलिस वाले ने विदाउट वारंट अरेस्ट करा है। ठीक है, फिर तीसरा कह रहे हैं कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने अंडर अ वारंट करा है अरेस्ट और लीगली बेल उसकी एडमिट नहीं हुई है अभी उस पर्सन की, या फिर वो बेल नहीं ले पाया है, तो इन सभी सिचुएशन में आगे क्या कह रहे हैं कि जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, और अगर प्राइवेट पर्सन ने करा है अरेस्ट तो जिसको लाकर, जिस पुलिस ऑफिसर को लाकर दिया है वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं? अरेस्टेड पर्सन की तलाशी ले सकते हैं। और जो भी चीज़ें जब उसकी तलाशी लेंगे उसके पास से मिलेंगी उसको सीज कर सकते हैं। किन चीज़ों को छोड़ के? जो उसने पहने हुए हैं कपड़े, और जो चीज़ें उसके पास से मिली हैं जो सीज करी हैं फिर उनको सेफ कस्टडी में रख देंगे और उनकी एक लिस्ट बना के रिसीविंग के तौर पे उस अरेस्टेड पर्सन को दे देंगे कि भाई तुम्हारे पास से हमने ये सामान लिया है। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर जिसको अरेस्ट किया है वो है फीमेल, तो तब कोई दूसरी फीमेल ही उसकी तलाशी ले सकती है। किस चीज़ का ध्यान रखते हुए? स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, यानी पूरी तमीज के साथ डिसेंसी का ख्याल रखते हुए। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि क्या ऑफेंसिव वेपन जो है वो सीज कर सकता है एक प्राइवेट पर्सन? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि तलाशी नहीं ले सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब तलाशी नहीं ले सकता है तो जो सामान है तो वो सीज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तलाशी लेगा, सामान सीज करेगा कौन? पुलिस ऑफिसर। ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 49 में। लेकिन अगर वो सामान है ऑफेंसिव वेपन तो उसके लिए सेक्शन 50 क्या कह रहा है? सेक्शन 50 ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहे हैं बीएनएसएस के तहत, उनको पूरी पावर है कि अगर कोई ऑफेंसिव वेपन अरेस्टेड पर्सन के पास उन्हें मिलता है तो तुरंत वो उससे ले लें, सीज कर लें आफ्टर अरेस्ट। जैसे उसको अरेस्ट किया तुरंत ले लो, क्यों छोड़ेंगे उसके पास? पता चल रहा निकाल के उड़ा दिया। तो ऑफेंसिव वेपन में ये चीज़ करनी पड़ती है। और जो भी सीज करा है ऑफेंसिव वेपन वो डिलीवर करना पड़ेगा कोर्ट में। और अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने करा है सीज तो फिर जिस ऑफिसर के समक्ष ले जाके दिया तो वहाँ पे वो आपने जो ऑफेंसिव वेपन सीज करा था वो वहाँ पे दे दोगे। क्यों वेट करोगे कोर्ट में देने का? तब तक क्या करोगे उसके साथ? ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 50। सेक्शन 51 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 53, और तब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के बजाय लिखा होता था पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो अब वो हटा के सिर्फ पुलिस ऑफिसर कर दिया है। तो है क्या ये चीज़? इसमें ये बोल रहे हैं कि अरेस्टेड पर्सन का क्या करवाया जा सकता है? मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। किसकी रिक्वेस्ट पे? पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे। क्यों? क्योंकि ऑफेंस एंड जो परिस्थितियां हैं
वो रीजनेबल ग्राउंड दे रही हैं इस बिलीफ का कि जो एग्जामिनेशन है वो करवाने से क्या होगा, एविडेंसेस मिल जाएंगे उस ऑफेंस के, और वो एग्जामिनेशन करना रीजनेबली ज़रूरी है टू असर्टेन रेलेवेंट फैक्ट। अब ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जब उस अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन करेंगे तो तब ये, और इनके डायरेक्शन में गुड फेथ में जो भी पर्सन एक्ट कर रहा है वो, क्या पावर है इनको, इनको पावर है कि ये क्या कर सकते हैं, जो भी रीजनेबल फोर्स ज़रूरी है अरेस्टेड पर्सन के अगेंस्ट यूज़ करना फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये करना इनके लिए यहाँ पर लॉफुल होगा। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करना है किसी फीमेल अरेस्टी का, यानी जो अरेस्टेड पर्सन है वो फीमेल है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा किसके द्वारा या फिर किसके सुपरविजन में, एक फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा या उसके सुपरविजन में। सबसेक्शन 3 न्यूली एडेड है, जो कि ये कहता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया है उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट बना के ये लोग भेजेंगे किसके पास, बिना किसी देरी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। अब यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है उसमें किस किस तरह के एग्जामिनेशन, किस किस तरह के टेस्ट इंक्लूड हो सकते हैं, तो उसमें इंक्लूड हो सकता है लाइक ब्लड टेस्ट या फिर सीमेन का टेस्ट वगैरह हो गया, स्वाब्स, जिसका मतलब होता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स से कॉटन से टच कर करके ना सैंपल लिया जाता है, जैसे कि वेजाइना से कॉटन टच करके सैंपल लिया जा रहा है। ये बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस में इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। स्प्यूटम का टेस्ट लिया जाता है, मतलब कि जो जैसे कि लार का टेस्ट हो गया, स्वेट का टेस्ट हो गया, पसीने का टेस्ट लिया जा रहा है, बाल वगैरह, नेल क्लिपिंग्स वगैरह, और जो भी मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है, वो सारे टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, और बाकी जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को सही लग रहे हैं वो टेस्ट। तो ये जितने भी एग्जामिनेशन है इनकी लिस्ट ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है उस मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो कि क्वालिफाइड है अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, ये चीज़ पूछ सकते हैं, और जो कि रजिस्टर्ड है नेशनल और स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। साथ ही आपने कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कुछ सैंपल वगैरह लिए जाते हैं एक्यूज पर्सन से, जो कि ऑफेंस का एक्यूज है, तो तब वो ये नहीं कह सकता है कि अंडर आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट मिला हुआ, ये कि उसको अपने अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है, तो वो ये नहीं कह सकता है कि उसके इस राइट का वायलेशन किया जा रहा है। ये बात कही गई थी कहाँ पे, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटी कालू ओगड़ के केस में, और साथ ही सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला सेक्शन है सेक्शन 52 बीएनएसएस का, जो कि सीआरपीसी में हुआ करता था सेक्शन 53A। ये बेसिकली बात करता है रेप के एक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। वहीं जो सेक्शन 184 है बीएनएसएस का, ये सीआरपीसी में होता था सेक्शन 164A। ये बात करता है रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन की। दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कि कब किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन रेप के एक्यूज का। तो चीज़ यह है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है रेप के ऑफेंस के चार्ज में या उसके अटेम्प्ट के चार्ज में, एंड रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं ये बिलीव करने के कि इसका एग्जामिनेशन अगर करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन तो उससे एविडेंस मिलेंगे, तो तब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है सेक्शन 52 में। वहीं जो रेप विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कब करवाया जा रहा है, तो चीज़ यह है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू रेप, अगर ये प्रपोज किया जाता है कि जो वुमन इन्वॉल्व है, जो विक्टिम है इस ऑफेंस की, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए, तो तब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। रेप एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा, तो सबसे पहली चीज़ यह है कि जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड है वो करेगा। अगर वो नहीं है अवेलेबल विद इन 16 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम द प्लेस जहाँ पर ऑफेंस हुआ है, तो तब कोई भी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बट ध्यान ये रखना है कि जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो होगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। पहले यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के बजाय लिखा होता था पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, तो अब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने पुलिस ऑफिसर कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें जो रेप विक्टिम है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा, तो पहली चीज़ तो वही है
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल, और अगर वो नहीं है तो तब कोई अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर। रेप एक्यूज का जो एग्जामिनेशन है उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन कर रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो और उसके डायरेक्शन में जो भी एक्ट कर रहे हैं, जो असिस्टेंस दे रहे हैं गुड फेथ में, वो क्या कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के पर्पज से रेप एक्यूज के अगेंस्ट जो भी रीजनेबल फोर्स यूज करना जरूरी है वो यूज कर सकते हैं। बट ऐसा रेप विक्टिम के केस में नहीं है, क्योंकि रेप विक्टिम जो है उसका एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन रेप विक्टिम की कंसेंट से हो रहा है, या फिर उस पर्सन की कंसेंट से जो कि उस विक्टिम के बिहाफ पे कंसेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो कंसेंट जरूरी है फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, ये चीज ध्यान रखनी है। और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली है ना ऑफेंस की, उसके बाद से 24 घंटे के अंदर करवाना होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम। तो ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलने से 24 घंटे के अंदर उसको भेजेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पे जब जो एक्यूज़ है रेप का, उसको मेडिकली एग्जामिनेशन करने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा गया है, तो अब मेडिकल प्रैक्टिशनर बैठ के टाइम पास नहीं करेंगे। इसके लिए कह रहे हैं कि वो बिना किसी डिले के उसका मेडिकली एग्जामिनेशन करेंगे और साथ में एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें वो मेंशन करेंगे एक्यूज़ का नाम, पता, कौन पर्सन उसको लेकर आया था, एक्यूज़ की एज क्या है, क्या मार्क्स मिले हैं इंजरी के उसके ऊपर, और क्या मटेरियल हमने उसका लिया था डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए। इसके अलावा कोई भी अदर, अरे यार रबड़ क्यों खुल जाती है बार बार, कोई भी अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन रीजनेबल डिटेल, जो भी मतलब ज़रूरी लग रहा है लिखना, वो सब मेंशन करेंगे उसमें रिपोर्ट में, और बताएंगे क्लियरली एंड प्रिसाइजली जो भी वो कंक्लूजन पर पहुँचे हैं और क्यों पहुँचे हैं, क्या रीज़न है उस कंक्लूजन के, हर एक कंक्लूजन का अपना रीज़न वगैरह सब बता के वो इस तरीके से पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। एंड लास्टली उसमें बताएंगे कब उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया और कब वो ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर ये जो रिपोर्ट है ये फॉरवर्ड करेंगे बिना किसी डिले के, किसके पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अंडर सेक्शन 193 जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है तो तब एज अ पार्ट ऑफ दैट पुलिस रिपोर्ट कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी वो भेजता है सेक्शन 193 सब सेक्शन 6 क्लोज ए में, तो वो उसके साथ भेजेगा ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास। ओके, वहीं जो रेप विक्टिम के एग्जामिनेशन के लिए रेप विक्टिम को भेजा गया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, तो वो बिना किसी डिले के उस महिला का एग्जामिनेशन करेंगे और वो भी बनाएंगे एक रिपोर्ट जिसमें वो उस महिला का नाम, पता लिखेंगे और ये बताएंगे कि उस महिला को कौन लेकर आया, उसकी एज, और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या चीज़ उससे उन्होंने ली है, और कोई अगर इंजरी का मार्क्स वगैरह मिला है, जो जनरल मेंटल कंडीशन है महिला की वो कैसी है, वो चीज़ मेंशन करेंगे। अदर मटीरियल पर्टिकुलर जो रीजनेबल है वो लिखेंगे, और जिस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं वो कंक्लूजन क्लियरली एंड प्रिसाइजली मेंशन करेंगे, साथ ही हर एक कंक्लूजन का क्या रीज़न है वो भी वो देंगे। और ये भी मेंशन करेंगे क्या कि जो महिला है या जो भी कॉम्पिटेंट है उसके बिहाफ पे कंसेंट देने के लिए उनकी कंसेंट से ही ये मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, और किस टाइम शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, ये सब चीज़ें उस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। फिर वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे ये कितने टाइम के अंदर, विदिन 7 डेज़। तो यहाँ पे टाइम लिमिट भी दे दी है, ठीक है, विदिन 7 डेज़ ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और फिर वो जब पुलिस रिपोर्ट देता है 193 में, तो एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके साथ साथ सेक्शन 193 सब सेक्शन 6 क्लोज ए में उन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये जो रिपोर्ट है मेडिकल रिपोर्ट ये भी वो देंगे। एंड लास्टली ये चीज़ कह रहे हैं कि बिना कंसेंट के नहीं होगा मेडिकल एग्जामिनेशन रेप विक्टिम का, इसलिए या तो वो महिला कंसेंट देगी या फिर उसके जो भी कॉम्पिटेंट है बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे जो भी कॉम्पिटेंट है उसके बिहाफ पे कंसेंट देने के लिए वो कंसेंट देगा, तब होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, अदरवाइज मेडिकल एग्जामिनेशन लॉफुल नहीं होगा। ओके, बाकी एक्सप्लेनेशन ये चीज़ कह रही है कि जो एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका मतलब वही है जो कि हमने सेक्शन नंबर 51 में पढ़ा था। तो यहाँ पे दोनों सेक्शन हो गए हैं, सेक्शन 52 एंड सेक्शन 184 BNSS का। सेक्शन 53 BNSS का CRPC में होता था सेक्शन 54।
तो ये बीएनएसएस का सेक्शन 53 आखिर कहता क्या है? ये बात करता है अरेस्टेड पर्सन के मेडिकल एग्जामिनेशन की बाय मेडिकल ऑफिसर। अब आप ये बोलोगे कि हमने सेक्शन 51 ऑफ बीएनएसएस में भी तो ये चीज़ पढ़ी थी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग कैसे हैं? देखो, सेक्शन 51 ऑफ बीएनएसएस में पुलिस ऑफिसर करवा रहा है अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंसेस। उसको लग रहा है कि ऐसा करने से एविडेंसेस मिलेंगे, तो तब वो करवा रहा है। बट सेक्शन 53 में जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है अरेस्ट के तुरंत बाद। क्यों करवाया जा रहा है? ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जब अरेस्ट किया गया था उस दौरान अरेस्टेड पर्सन किस हालत में था, ताकि कल के दिन अरेस्ट होने के बाद वो खुद को कुछ चोट वोट पहुंचा के ये ना कह दे कि मुझे तो पुलिस वालों ने चोटें पहुंचाई हैं, और ताकि पुलिस वाले भी उसको चोटें ना पहुंचाएं। दोनों तरह से, एक तरीके से एक्यूज की भी सेफ्टी कर रहे हैं और दूसरी तरीके से हम पुलिस वालों की भी सेफ्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है अरेस्ट के तुरंत बाद अरेस्टेड पर्सन का, ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है। अगर वो नहीं है तो तब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। और अगर जिसको अरेस्ट किया है वो फीमेल है तो तब फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या उसके सुपरविजन में करवाएंगे, या फिर अगर वो नहीं है तो तब फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा करवाया जाएगा फीमेल अरेस्टी का मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो भी मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो अगर ज़रूरी समझे तो तब वो एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। जो मेडिकल एग्जामिनेशन इन्होंने किया है इसका ये बनाएंगे एक रिकॉर्ड, जिसमें बताएंगे कि अरेस्टेड पर्सन के ऊपर क्या इंजरी और मार्क्स ऑफ वायलेंस मिले हैं और किस अप्रोक्सीमेटली टाइम में वो मार्क्स और इंजरी उसको दिए गए होंगे। और फिर जो भी मतलब ये रिपोर्ट बनाएंगे उसकी एक कॉपी ये अरेस्टेड पर्सन को देंगे और अरेस्टेड पर्सन ने जिसका भी नाम वगैरह दिया है उसको देंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन 53। अब ये जो आपका सेक्शन नंबर 54 है बीएनएसएस का, ये सीआरपीसी में होता था सेक्शन 54A। ये बात करता है अरेस्टेड पर्सन के आइडेंटिफिकेशन की। तो अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कब करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है जब जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है मैटर का, उस कोर्ट के पास रिक्वेस्ट करता है कि किसी पर्सन से ना हमने अरेस्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई करवाना है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस। फिर अगर कोर्ट डायरेक्ट करती है ठीक है करवा लो कोई दिक्कत नहीं है, तो तब करवाया जाता है फिर अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन। उसी तरीके से जैसा कि कोर्ट ने बताया हुआ है, जो भी पर्सन बोल रहा है कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन ही है जिसको अरेस्ट करना चाहिए था और इसने किया है ऑफेंस, तो फिर वो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर उसका फिर आइडेंटिफिकेशन करेगा, ठीक है। और अगर जो आइडेंटिफिकेशन करने वाला बंदा है वो डिसेबल्ड है मेंटली या फिजिकली, तो इन दैट सिचुएशन जब ये आइडेंटिफिकेशन करवाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो जब ये चीज़ करवाई जा रही है उस दौरान इस चीज़ को सुपरवाइज करेगा मजिस्ट्रेट। ऑलराइट, मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में ये चीज़ करवाई जाएगी और मजिस्ट्रेट ये चीज़ इंश्योर करेगा कि जो डिसेबल पर्सन के लिए कंफर्टेबल मेथड हैं उन चीज़ों को इस आइडेंटिफिकेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाए और इस पूरे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए रिकॉर्ड भी किया जाएगा। और ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड जो करवाई जाती है ये बीएसए के सेक्शन नंबर 7 में रेलेवेंट होती है। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक्यूज पर्सन है वो ये नहीं कह सकता है कि मैं तो नहीं करवा रहा हूँ अपना टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, क्योंकि मेरे को तो अंडर आर्टिकल 20 क्लोज 3 राइट मिला हुआ है सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट, तो मैं तो नहीं करवाने दे रहा अपना आइडेंटिफिकेशन। तो ये ग्राउंड नहीं ले सकता है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन को रिफ्यूज़ करने के लिए। ये कहा गया था मुकेश सिंह वर्सेस इन स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2023 के केस में। सेक्शन 55 सीआरपीसी में सेक्शन 55 ही होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत सही है। और ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसकी सिर्फ हेडिंग काफ़ी है, बस हेडिंग ध्यान रखो। ये बात करता है जब पुलिस ऑफिसर डिप्यूट करता है, बोले तो डेलीगेट करता है अपनी पावर टू अरेस्ट, किसको? अपने सबॉर्डिनेट को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर जब डेलीगेट करता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो यही बता रहेगा यहाँ पे। एक बार इसको ना थोड़ा सा रीड कर लेना। सेक्शन 56 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 55A। ये बात करता है किस चीज़ की कि अगर आपने किसी पर्सन को कस्टडी में लिया है जो कि किसी ऑफेंस का एक्यूज लग रहा है, आपने उसको कस्टडी में लिया है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसकी रीजनेबल केयर करो, उसकी हेल्थ की, उसकी सेफ्टी की। ऐसा नहीं कि आपने चोर को पकड़ा ताकि आप पुलिस वाले को उसको दे सको, अब उसको पकड़ के आप कूट रहे हो ना, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना सेक्शन नंबर
सेक्शन 40 में हम पढ़ते हैं बीएनएसएस में कि किन सिचुएशन में एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। तो जब कोई प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट करता है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि अरेस्टेड पर्सन का ना वो ख्याल रखे, उसकी हेल्थ का, उसकी सेफ्टी का, उसको पकड़ के मारे कूटे ना। इसीलिए है ये सेक्शन 56। सेक्शन 57 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 56। ये क्या कहता है? पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जब पुलिस अरेस्ट कर रही है विदाउट वारंट तो तब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो बिना अननेसेसरी डिले के, अगर बेल दे दी गई है तब तो अलग बात है, क्या करें, बिना अननेसेसरी डिले के उसको लेकर जाएं या उसको भिजवाएं। कहाँ? उस मजिस्ट्रेट के पास जिसको जुरिस्डिक्शन है केस का, या फिर एसएचओ के पास भिजवाएं। ओके, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के पास ले जा कर दें, फिर वो आगे भिजवा देगा। अरेस्ट करने के बाद जो पुलिस वाला अरेस्ट किया है वो उसको लेकर घूमेगा नहीं। अगर मजिस्ट्रेट के पास ले गया कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं ले गया तो चल ठीक है, एसएचओ के पास ले जा ले, फिर वो ले जा लेगा। सेक्शन 58 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 57। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी हालत में विदाउट वारंट जिस पर्सन को अरेस्ट किया है, क्या नहीं करना है, उसको उस टाइम से ज़्यादा के लिए नहीं डिटेन करके रखना है जितना कि केस के सर्कमस्टांसेस के लिए रीजनेबल है। और जब तक कि स्पेशल ऑर्डर ना मिल जाए मजिस्ट्रेट से अंडर सेक्शन 187 फर्दर डिटेंशन को एक्सटेंड करने का, तब तक मैंडेटरी चीज़ यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा के लिए डिटेन करके पुलिस वाले अपने पास नहीं रख सकते हैं। और इन 24 घंटों में हम उस टाइम को बाहर निकाल देंगे जो कि जर्नी में लगा है, प्लेस ऑफ अरेस्ट से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक ले जाने में, चाहे जिस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लेकर गए हैं उस मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं। सेक्शन 59 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 58। तो ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है रिपोर्ट बनाने की। किस चीज़ की? एप्रीहेंशन की। कौन बनाएगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब ये रिपोर्ट ऑफ एप्रीहेंशन क्या है? ये है उन सभी केसेस की रिपोर्ट जिनमें किसी पर्सन को विदाउट वारंट एसएचओ के, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के लिमिट में किया गया है। जिन भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उनकी एक रिपोर्ट बना के ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि मुझे नहीं, तुम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दो, तो तब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को देगा। और इस रिपोर्ट में वो ये चीज़ भी मेंशन करेगा कि किस किस अरेस्टेड पर्सन को बेल दे दी गई है और किसको नहीं दी गई है। सेक्शन 60 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 59, जो कि बता रहा है कि जिन पर्सन को एप्रीहेंड किया गया, बोले तो अरेस्ट किया गया बाय पुलिस ऑफिसर, उनको डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा? तो उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तभी जब उनसे करवाया जाए बॉन्ड एग्जीक्यूट या फिर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट, या फिर उनको डिस्चार्ज करने के लिए स्पेशल ऑर्डर दिया है मजिस्ट्रेट ने। तो ये हो गया सेक्शन 60 बीएनएसएस का। सेक्शन 61 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 60। तो सेक्शन 61 क्या कहता है बीएनएसएस का? ये कहता है कि जो पर्सन लॉफुल कस्टडी से स्केप कर गया है या किसी ने उसको रेस्क्यू कर लिया, उसमें से लॉफुल कस्टडी में से किसी ने उसको रेस्क्यू कर लिया, या फिर तो तब जिसकी कस्टडी में से वो भागा है या रेस्क्यू कर लिया गया है, वो पर्सन क्या कर सकता है? उसको पूरे इंडिया में कहीं भी अरेस्ट करने के लिए इमीडिएटली परस्यू कर सकता है, उसका पीछा कर सकता है। और फिर जब वो पीछा करेगा और मान लो वो व्यक्ति किसी जगह जाके छुप वुप जाए, तो उस जगह की तलाशी अगर लेनी पड़े तो तब सेक्शन 44 ऑफ बीएनएसएस में जो तरीका बता रखा है उस तरीके से फिर वो उस जगह की तलाशी ले सकेगा। फर्क नहीं पड़ता है कि जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है अंडर वारंट एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस चीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो पर्सन अरेस्ट करने के लिए पीछा कर रहा है वो कोई पुलिस ऑफिसर है या नहीं, विद द अथॉरिटी टू अरेस्ट। ओके। सेक्शन 62 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था सेक्शन 60A। ये क्या कह रहा है? ये वही बात कह रहा है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि जो अरेस्ट होगा ना वो होगा बीएनएसएस में जो तरीका बता रहा है उस तरीके से, या फिर किसी अदर लॉ में अरेस्ट के रिगार्डिंग तरीका बता रखा है जो प्रोविजंस वहाँ पे दिए हैं उनमें, तो उस तरीके से ही होगा। अगर उनके अकॉर्डिंग्स में नहीं होगा तो तब वो इलीगल होगा, और जब इलीगल होगा तो रिट ऑफ हबियस कॉर्पस का रूल आ जाएगा, वो इशू करवा लो। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 होता है खत्म।
सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे आप रील शेयर करते रहते हो ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो, ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।